हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स। मैं ममता ब्रूस्टी आज आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स में। तो बच्चों, मैंने अपनी जो क्लासेस में मैंने पहले सारी सिर्फ क्लास 11th की ही टॉपिक सारे अभी तक अपलोड किए हैं। तो ये मेरी आज का क्लास 12 का जो है फर्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो ठीक है बच्चों, तो क्लास 12 के अकाउंटेंसी का जो मेरा फर्स्ट चैप्टर होगा जो मैं स्टार्ट करूंगी, तो वो होगा मेरा आज कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इससे पहले मैं अपनी जो क्लास 12 की स्टार्टिंग करना चाहती हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आएगी। तो चलो चलते हैं अपने जो टॉपिक है, जो आज का मेरा टॉपिक है क्लास 12 के अकाउंटेंसी के चैप्टर, अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट का, वो है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट से हमने पहला चैप्टर लिया है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि कंपनी क्या होती है। कंपनी क्या होती है उसके बाद हम आएंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो कंपनी बच्चों क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो छोटे से बड़े में ही बिजनेस जो है होता है। तो सबसे पहले जो छोटा बिजनेस होता है उसको कौन स्टार्ट करता है? कोई एक सिंगल पर्सन, जिसको हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर, जो कि एक सिंगल पर्सन ने स्टार्ट किया होगा। ठीक है, तो वो बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अगर उससे ज्यादा कुछ बड़ा करने की सोचे तो हम क्या करते हैं, दो से ज्यादा बच्चों को या दो से ज्यादा लोग जो है स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, अगर उससे कुछ बड़ा सोचें कि अब हमने बिजनेस जो है बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट करना है, तो हम क्या, उसके बाद हमें क्या सोचना आता है कि हम कंपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कंपनी में क्या होता है कि अब जब कंपनी की बात हो जाती है तो कंपनी जो है उसका अलग से रूल है, जो कि आपका कंपनीज एक्ट 1956 में है। उसी के अंडर आपकी कंपनी जो है चलेगी, उसके रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे कंपनी को चलाने के लिए इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसके जितने भी इसके सारे फंक्शनिंग के लिए हमें कंपनी अकाउंट्स या जो कंपनीज एक्ट को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कंपनी में क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, अब आपको हाई समझ में आएगा कंपनी क्या होती है, तो उसके फीचर्स क्या हैं पहले ये समझिए। तो फीचर से आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा कि कंपनी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जैसे मैंने बताया कि यह कंपनी एक्ट के अंडर चलेगी। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा कि इसमें जो है मेंबर्स जो है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि शेयर्स, अब इसमें शेयर्स की बात आ जाएगी, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे शेयर्स एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, इसमें शेयर्स की बात आ जाएगी। ठीक है, तो इसके फीचर्स आएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके क्या फर्स्ट फीचर क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है, वॉलंटरली मीन्स कि अपनी मर्जी से जो लोग इकट्ठे होकर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करें एज ए कंपनी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपनी। ठीक है, तो उसके इस कंपनी यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से जो है आ जा सकते हैं, तो इसलिए इसको वॉलंटरी एसोसिएशन बोलेंगे। नेक्स्ट हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी। अब देखो, आप कोई भी बिजनेस के नाम सुनो, किसी भी कंपनी का नाम सुनो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ कि सपोज रिलायंस, टाटा, या फिर आपका आ गया कुछ भी ले लो, एचपी आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप इन सब की कंपनीज को बाय नेम जानते हो, उनके ओनर को मे बी आप जानते हो, मे बी आप नहीं भी जानते हो, एलजी, सैमसंग, ठीक है ना, वो सब आप कंपनी के नेम को जानते हो। तो उसके इसका मतलब उसके कंपनी का भी अपना ही कुछ एग्जिस्टेंस है। ठीक है ना, आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है, तो उसी को हम बोलेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब कंपनी का अपना ही नाम है, वो एक्चुअल में नहीं है बट फिर भी आर्टिफिशियली वो आइज ऑफ लॉ के अंदर वो भी आते हैं। ठीक है, इसका मतलब वो भी प्रेजेंट एक आदमी है या फिर एक लीगल एंटिटी है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं, जिसको हम कुछ कह सकते हैं, जिससे हम कुछ सुन सकते हैं, जिससे हम बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी अपनी ही पहचान है। ठीक है, तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें एक फीचर क्या जुड़ गया, सेपरेट लीगल एंटिटी। देन उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी। इसके अंदर जो लाइबिलिटी होती है बच्चों, वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जिसने जितने शेयर्स लिए होंगे वो उतने ही शेयर्स के ऊपर लाइबल होगा। ठीक है, अब शेयर्स क्या होता है हम पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, शेयर्स जिसने खरीदे होंगे उतनी ही उसकी लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस प्रोप्राइटर की बात करें, जो सोल प्रोप्राइटर की बात करें, जो एक सिंगल पर्सन होता है, तो अगर उसने कुछ लायबिलिटी ली है तो उसके पास पैसे हो नहीं हो, उसको वो पे करना पड़ता है, चाहे वो अपने घर से क्यों ना ला के दे, पे करना पड़ता है। इसका तो उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं होती है। लेकिन कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट आ गया उसका प्रीपेचुअल सक्सेशन। प्रीपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी आए कोई भी जाए, किसी भी मेंबर के आने जाने से, छोड़ने, एंट्री या एग्जिट से बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलता है, वो चलते ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक अपनी पहचान है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर की बात करें, अगर उसमें जो बिजनेसमैन है, अगर कल को उसको कुछ हो जाता है तो बिजनेस खत्म।
ठीक है ना। तो नया बिजनेस स्टार्ट करके मे बी उनका जो भी लीगल हायर होगा वो स्टार्ट कर सकता है, लेकिन वो नया बिजनेस स्टार्ट करेगा। अगर आप पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में भी क्या होता है कि जब तक सारे पार्टनर्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो बिजनेस है। अगर कोई पार्टनर उसमें से छोड़ जाता है या कोई और एंटर करता है तो वो एक और नया बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, तो वो बिजनेस नहीं रहता। इसका मतलब किसी के आने जाने से उन दोनों बिजनेस में फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो कोई आए कोई जाए बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बिजनेस की अपनी ही एंटिटी। अगर बिजनेस बंद हुआ, बिजनेस अगर कंपनी वाइंड अप हुई तो वो खत्म होगी, अदरवाइज कंपनी को अगर जब तक कुछ नहीं होगा, अगर उसके मेंबर्स आए जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी अपनी क्योंकि पहचान होती है, इसलिए इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है। देन आगे उसका कॉमन सील, कंपनी का अपना ही, जैसे हम कहते हैं हमारा एक अपनी पहचान क्या है, हमारे सिग्नेचर, वैसे कंपनी की अपनी पहचान क्या है, उसके सील। ठीक है ना। जब तक किसी प्रोडक्ट का उसमें सील नहीं लगा तो हम क्या कहते हैं ये फर्जी है। तो अगर कंपनी की सील उसमें लगी होती तो हम क्या बोलते हैं, हाँ ये कंपनी का ही है। ठीक है। तो इसका मतलब कंपनी की पहचान क्या है, उसकी सील। देन नेक्स्ट हो गया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसमें जो शेयर्स होते हैं, जो हम शेयर्स की बात करेंगे, इसमें जो शेयर्स होती हैं वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरे पास है तो मैं किसी और को दे सकती हूँ, उसके पास ए बी को दे सकता है, बी सी को दे सकता है। बदले में इन कंसिडरेशन तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, जितने का वैल्यू होगा वो से लेन देन हो जाएगी, बट शेयर्स जो है यहाँ पे ट्रांसफरेबल हो सकती हैं। ठीक है। देन उसके बाद है मे स्यूड एंड और बी स्यूड। इसका मतलब जैसे कि अगर जैसे हमारे लिए कोई है इंसान, सपोज अगर हम उसको क्या करते हैं, उसने कुछ गलती किया, उसने कुछ क्राइम किया, तो हम उसको स्यू कर सकते हैं। स्यू का मतलब हम उस पर केस कर सकते हैं। ठीक है। कल को हमने कुछ गलती किया किसी के लिए, किसकी वजह से हमने गलती किया, तो हमारी वजह से किसी को नुकसान हो तो वो हम पे स्यू कर सकता है। वैसे ही कंपनी जब, क्योंकि एक लीगल एंटिटी है तो हम कंपनी पे स्यू कर सकते हैं और कंपनी भी हमारे ऊपर स्यू कर सकती है। ठीक है। स्यू का मतलब लीगल केस कर सकती है कुछ भी। तो स्यू का मतलब यहाँ पे होगा कि कंपनी के ऊपर हम स्यू कर सकते हैं और कंपनी भी हमारे ऊपर स्यू कर सकती है। ठीक है। तो आई होप इन फीचर से आपको कंपनी क्या होती है कुछ ना कुछ ओवरलुक आपको हो गया होगा कि कंपनी होती क्या है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है। मींस की कंपनी कितने टाइप्स की हो सकती है। ठीक है। तो कंपनी तो सबसे पहले ब्रॉडली जो दो कैटेगराइज पे इसको डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। तो लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी के बेसिस पे हम कंपनी को डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में, एंड मेंबर के बेसिस पे हम लायबिलिटी कंपनी को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। तो सबसे पहले लायबिलिटी के बेसिस पे हम डिवाइड करें। सबसे पहले बात की कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने जितने शेयर्स लिए हैं वो उतने शेयर्स तक की लायबल हैं। ठीक है। मतलब कि सपोज अगर मेंबर्स हैं, सपोज मैं ऐसे बात कर रही हूँ ABC 3 मेंबर्स हैं सपोज कंपनी में, तो अगर कंपनी में तरह से बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, A के पास है 500 शेयर्स, B के पास है 300 शेयर्स, C के पास है 200 शेयर्स, तो जिसके पास जितने शेयर्स हैं वो उतने पैसे देने का ही लायबल है, उससे ज्यादा उसको देने की जरूरत नहीं है। अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज ही देने कंपनी को, उससे ज्यादा नहीं देना। अगर इसकी 100 रुपए है, शेयर्स की कीमत 100 रुपया है, तो इसको 30,000 ही देना है, इसको 20,000 ही देना है, इससे ज्यादा वो और नहीं देंगे, क्योंकि इनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है अप टू शेयर्स तक। ठीक है। देन उसके बाद आती है गारंटी आ जाती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी का मतलब ये होता है कि कल को इन फ्यूचर अगर कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंड अप का मतलब कि क्लोज होती है, खत्म होती है, डिसोल्यूट होती है, तो उसमें क्या होगा, अगर कोई मेंबर है वो बोलता है कि डिसोल्यूशन के समय मेरे तो जितनी लायबिलिटी है शेयर्स की वो तो है, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा कंपनी को 20,000 दे सकता हूँ। सपोज ए ने बोला मेरे पास जितना है उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि सपोज उसका लायबिलिटी बनती 50,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मैं उसके बाद एक्स्ट्रा 20,000 और दे सकता हूँ एज ए गारंटी। बी ने बोला मैं 10,000 दे सकता हूँ, ठीक है, सी ने बोला मैं 5,000 दे सकता हूँ। तो इसका मतलब जितनी ने गारंटी दी है, ठीक है, अगर उन्होंने कुछ गारंटी दी है तो गारंटी के तक उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। ठीक है। इसकी लायबिलिटी कहाँ तक होगी, 50,000 प्लस 20,000, इसका 70,000 तक ए की लायबिलिटी हुई। वैसे बी की लायबिलिटी कहाँ तक हुई, 30,000 प्लस 10,000, 40,000 तक की लायबिलिटी हुई। सी की लायबिलिटी कितनी, 20,000 प्लस 5,000, 25,000 की लायबिलिटी हुई। मींस की जितनी उसने गारंटी दी होगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कि हम इतना पैसा देंगे, तो वहां तक उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है। तो ये एक वन टाइप ऑफ कंपनी होगी। देन उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि लायबिलिटी के कोई लिमिटेड नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है। जब तक आप जो है क्रेडिटर्स या आपके जो लायबिलिटीज है वो जब तक आप पे नहीं हो तब तक आप पेमेंट करते रहोगे, चाहे उसके लिए आप अपने घर से क्यों ना पैसे लाके दो,
आपके पास हो नहीं हो आपको वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो लायबिलिटी के बेसिस पे आपने क्या समझा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जितने शेयर्स है वहां तक आपकी कंपनी लिमिटेड है। उसके बाद जितनी गारंटी आप दे सकते हो वहां तक आपकी अगर लिमिटेशंस है लायबिलिटी की तो वही कंपनी होगी। देन उसके बाद नेक्स्ट कंपनी कौन सी होगी कि वहां पे लायबिलिटी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो इसका मतलब कल को अगर कुछ भी लॉस होता है कुछ भी होता है तो पैसे आप अपने घर से भी लाके दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया आपका ये तो बेसिक लायबिलिटी के बेस पे। तब आगे नेक्स्ट आ गया आपका मेंबर्स के बेस पे। मेंबर्स के बेस पे हो गया पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। या तो अपने नाम भी सुने होंगे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ये सामने से नाम से ही पता लग रहा है पब्लिक कंपनी होगी जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है जो पब्लिक के लिए होती है, और प्राइवेट हो गई जिसमें मीन्स की जो प्राइवेटली चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेंबर्स का क्या सीन है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर जो है वो 2 रहेंगे और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर क्या है 7 रहेंगे, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 50 रहेंगे एंड पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबर्स की अगर थोड़ी सी बात आ जाती है, सिंपल सी बात है, पब्लिक कंपनी में ज्यादा मेंबर्स होंगे, प्राइवेट कंपनी में कम मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये आएगी मेंबर्स के बेस पे जो आपकी कंपनी है वो डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा कुछ कंपनी का ओवरलुक मैंने दिया आपको। अब आ जाते हैं अपने अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अब हम बात करते हैं शेयर्स की, जो कि हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो शेयर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो इसको रख कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम शेयर्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले शेयर क्या होता है वो पहले समझते हैं कि शेयर क्या होता है बच्चों। शेयर का मतलब होता है स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल दैट हैज टू बी इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल that is to be invested by shareholders, ठीक है। मैंने ये बात की। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है देखो बच्चों, अब आपको पता है बिजनेस चलाने के लिए मेन क्या है कैपिटल, पैसा तो आपको चाहिए ही है, ठीक है। अब कंपनी चला रहे हैं, कंपनी तो बड़े लेवल पे होती है तो उसका पैसा भी बड़े लेवल का होगा। छोटे कम पैसे से तो हम कंपनी नहीं ना चला सकते, तो उसके पैसे भी बड़े लेवल का होगा। तो अगर पैसा ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कोई एक आदमी इतना पैसा नहीं ला सकता। सपोज अगर हम कंपनी चलानी है तो मे भी हमको 50 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। कंपनी की बात करें तो हमें 50 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें 50 करोड़ रुपीस चाहिए तो कोई एक आदमी तो 50 करोड़ नहीं लगा सकता। तो अभी 50 करोड़ आएंगे कहाँ से आएंगे? ये 50 करोड़ आएंगे पब्लिक से, जनता से, ठीक है। अब जनता ये पैसा क्यों देगी, कैसे देगी? उनके पास इतने पैसे कैसे आएंगे, ठीक है। अगर उनके पास, अगर मैं बोलूँ उनके पास, मैं बोलूँ मैंने 50 लाख करोड़, ये जो इतना मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। अगर इतने मैं उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दूँ कि मेरे पास 50 लाख शेयर्स में करूंगी, 50 लाख शेयर्स को मैं एट द रेट ऑफ रुपीज 100 रुपीज कर देती हूँ। अगर मेरे पास 50 लाख शेयर्स हैं, उसको मैं 100 रुपए का एक शेयर करूंगी तो मेरे पास 50 करोड़ रुपीज आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई एक शेयर खरीदेगा तो उसको 100 रुपया देना पड़ेगा, अगर कोई 2 शेयर खरीदेगा तो उसको 200 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लिमिटेड हो गया ना, जितने भी लोग चाहे खरीद सकते हैं। जब तक हमारे 50 लाख शेयर्स खरीद नहीं, मतलब हम बेच नहीं देते, तब तक लोग हम उसको खरीद सकते हैं, और जितने लोग खरीदेंगे उतना पैसा हमारे पास आएगा, ठीक है ना। तो अब लोगों के पास क्या है, कम 100 रुपये तो हो ही सकते हैं ना खरीदने के लिए, इसके लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए 100 रुपये तो होते ही हैं। तो छोटे से छोटा यूनिट, ये गया छोटा यूनिट, ठीक है। एक छोटे छोटे यूनिट, जैसे हम कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, बस छोटे छोटे यूनिट से आपका ये बड़ा अमाउंट जो है बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम शेयर को क्या बोलते हैं, शेयर्स का मतलब क्या होता है, हिस्सा। शेयर के अगर सिंपल मीनिंग में बात करें, शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा। तो कैपिटल का हिस्सा, कैपिटल के हमने क्या कर दिए, हिस्से कर दिए, ठीक है। क्या कर दिया मैंने कि 50,000 शेयर्स बना दिए। 50,000 शेयर्स के एक शेयर रख दिया मैंने 100 रुपए का। जस्ट ये शेयर एक कागज का टुकड़ा होगी, इसमें डॉक्यूमेंट्री है नाम होता है। तो आपने 50,000 ऐसे शेयर्स बना दिए, उसको एक का रख दिया 100 रुपए का। तो जितने खरीदेंगे, अगर कोई एक खरीदेगा तो वो 100 रुपया देगा, 2 खरीदेगा 200 रुपया देगा, वैसे 50 खरीदेगा तो फिर 5,000 देगा, जितने खरीदेगा उतने 100 रुपीज देगा, ठीक है। तो जितने लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे वो ज्यादा खरीदेंगे, और जिसके कम पैसे होंगे वो कम खरीदेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कैपिटल का छोटा सा हिस्से को ही, छोटे छोटे हिस्से को ही हम क्या बोलते हैं, शेयर्स, ठीक है। हम क्या बोलते हैं उसको, शेयर्स, ठीक है। तो शेयर्स को हम बोलेंगे क्या,
क्या हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज टू बी इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स, और जिन्होंने इसको खरीदा होगा वो हो गए हमारे कौन, शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो कुछ शेयर समझ में आ गया कि शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब चलो इसके कैपिटल के बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि कैपिटल कैसे, ये कैपिटल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो शेयर्स तो आपको समझ में आ गया कि हम बड़े अमाउंट को छोटे छोटे टुकड़ों में जब लेते हैं, ठीक है, लोगों से, पब्लिक से लेते हैं, तो वो हो गया हमारा शेयर कैपिटल। अब जो शेयर कैपिटल है उसको भी हम कैटेगराइज करते हैं 5 टाइप्स में। सबसे पहले हमारा आ जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ओके। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, जैसे कि आपने सुना जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपने तो 11th में पढ़ा ही होगा बिजनेस स्टडीज में, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, उसको कमेंसमेंट जब आप इनकॉर्पोरेट करते हो, तो उसके बाद आपको MOA, AOA, प्रोस्पेक्टस वगैरह आपको इशू करना होता है। MOA क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, आपको पता है MOA में 6 क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ऐसे करके 6 क्लॉज होते हैं आपके। ठीक है, तो उसका एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। ठीक है, तो कैपिटल क्लॉज जो है हमारे कैपिटल से रिलेटेड होता है, तो उसमें लिखा होता है कि बिजनेस को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मैक्स टू मैक्स हम कितनी कैपिटल जो है इशू करवा सकते हैं, कितने शेयर्स हम इशू करवा सकते हैं, कितनी कैपिटल हमारी हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। सपोज जैसे मैंने बात की कि हमारी कैपिटल 50 करोड़ रुपीज अगर मैं रखूं, तो हमारी कैपिटल जो है 50 करोड़ है, उससे ज्यादा मैं पैसे पब्लिक से नहीं ले सकती। मैंने यहाँ पे MOA में लिख दिया कि मेरी कैपिटल जो है ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसका एक और नाम नॉमिनल कैपिटल भी हो सकता है। ठीक है, जिसका एक और नाम नॉमिनल कैपिटल भी होता है, तो मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, 50 करोड़ रुपीज। इसका मतलब मैं पब्लिक से मैक्स टू मैक्स 50 करोड़ रुपीज मंगवा सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं मंगवा सकती। तो ये मेरी होगी ऑथराइज्ड कैपिटल। इतना हम सब ने मिलकर जो है ऑथराइज किया है, इतना हम सब ने मिलकर क्या है, डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये होगी हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, जैसे मैंने इसको डिवाइड किया था 50 करोड़ को मैंने कैसे डिवाइड किया था, मैंने किया था 50 लाख शेयर्स, 50 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, एक शेयर को मैंने कितने का किया था, 100 रुपीज का। ठीक है, तो मेरे मैक्स टू मैक्स कितने शेयर्स में बेच सकते हो, 50 लाख शेयर्स बेच सकते हो, जो कि एक शेयर को मैं 100 रुपीज में बेच सकती हूँ। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट इसकी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास इशूड कैपिटल। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी क्या आ जाती है, इशूड कैपिटल। अच्छा, अभी इशूड कैपिटल क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कैपिटल हम 50 करोड़ से, अब एक साथ हम 50 करोड़ रुपए लेके क्या करेंगे, ठीक है ना, हम एक साथ 50 करोड़ रुपए क्या लेके, हमें पैसे धीरे धीरे चाहिए। सपोज अगर हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो मे बी हमें 1 करोड़ रुपीज चाहिए हो सकता है, 1 करोड़ में हमारा एक बिजनेस सेटअप अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जब हमारा बिजनेस बढ़ते जाएगा तो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, हम धीरे धीरे जो है इशू करेंगे शेयर्स। तो मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्ट टाइम जो इशू किया वो मैंने क्या किया, 10 लाख शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, 10 लाख शेयर्स इशू किया, इसका कुछ पार्ट मैंने इशू किया। ठीक है, उसको मिलेंगे इशू करने, जितना मैंने इशू किया एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच, तो मैं इसका मतलब मैंने उसका एक पार्ट जो है इशू किया, अथोराइज का एक पार्ट मैंने जो इशू किया, मैं भी पूरा भी कर सकती हूँ, मैं भी उसका पार्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन जितना करूंगी इशू उसको हम बोलेंगे इशूड कैपिटल में। इसके लोगों को जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे बैंक के फॉर्म्स निकलते हैं, जो बैंक के फॉर्म्स निकलते हैं, तो जो फॉर्म्स निकलते हैं तो उन्होंने इशू किए फॉर्म ना, जब अपने फॉर्म इशू किए उसके बाद आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो। पहले वो फॉर्म इशू करते हैं, जो भी अगर बैंक के भरते तो IPS वाले इशू करते हैं, या फिर अगर आप नेट का फॉर्म भरते हो तो NTA वाले इशू करते हैं। तो जो भी फॉर्म वो निकालते हैं वन टाइम वो इशू करते हैं, उसके बाद आप उसको क्या करते हो, अप्लाई करते हो। वैसे ही कंपनी पहले क्या करेगी, इशू करेगी कि इतने हैं, जिसने लेने हैं वो ले लो। ठीक है, इतने बाजार में मार्केट में वो लाएगी, उसका मतलब है इशू करना है। देन उसके बाद क्या होगा, सब्सक्रिप्शन होगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद क्या होगा, सब्सक्रिप्शन होगी, जिसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, मतलब कि लोगों ने 10 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू कर दिए, मार्केट में ले आया 10 लाख शेयर्स। उसके बाद लोगों ने कितने खरीदे, मे भी लोग 10 के 10 लाख खरीद लें। ठीक है, मे भी लोग 10 के 10 लाख खरीद ले, मे भी 9 लाख खरीदे, मे भी 11 लाख खरीदे, क्योंकि फॉर्म्स तो बड़ी जगह निकले होंगे ना। अब कितने खरीदे वो तो नहीं ना पता लगेगा, जब हमारे पास आएंगे एप्लीकेशन तभी हमें पता लगेगा ना। सपोज अगर हमारी सीट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे जो फॉर्म्स निकलते हैं, ठीक है, फॉर्म्स निकलते हैं कि हमारे पास वेकेंट सीट है 1000, तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 लोगों की एप्लीकेशन लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आई होंगी वो हम रिजेक्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ हमें क्राइटेरिया रखा होता है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है एप्लीकेशन भरा होता है, मे बी 1 लाख लोगों ने जो है एप्लीकेशन भरा होगा, तो उसमें से हम कुछ क्राइटेरिया देखेंगे कि जिसका क्राइटेरिया सेट उस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा होगा, तो उसमें से 10,000 जो है कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे। फिर
10,000 में से हम 1,000 सिलेक्ट करेंगे। ऐसे होता है ना, हमने तो इशू कर दिया, हमें चाहिए था 10,000 लेकिन एप्लीकेशन आ गई 1 लाख। वैसे ही अगर इन्होंने 10 लाख इशू किए तो जरूर थोड़ा 10 लाख ही आएगा, मे भी कम भी आ सकता है, मे भी ज्यादा भी आ सकता है। आने के बाद अगर हमारे पास क्या, हम तो 10 लाख ही दे नहीं सकते, तो 10 से जो ज्यादा होंगे उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, 10 तक हम रखेंगे। और अगर कम की बात की जाए तो अगर कम में क्या होता है, एक रूल है कि आप 90% ऑफ इशूड कैपिटल जो है आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, सपोज मैंने 10 लाख शेयर्स जो है मैंने मार्केट में इशू की कंपनी में, ठीक है, तो उसमें से अगर 9 लाख आए, 9 लाख सब्सक्राइब हुए तो ठीक है, ये इसका 90% हुआ, इसका 90% हुआ, तो 90% हुआ तो मैं इनको एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अगर इसमें से एक शेयर भी कम हो जाएगा तो वो 90% नहीं होगा, वो 90% से कम हो जाएगा। अगर 90% से कम होता है तो मुझे सारे के सारे एप्लीकेशन क्या करनी पड़ेगी, रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्लॉज है, मे भी अगर आपको यहाँ पे नहीं भी हो सकती, बट एक क्लॉज, एक नॉलेज के लिए आप जान सकते हो कि सब्सक्राइब कैपिटल जो है हमेशा इशूड कैपिटल के मिनिमम टू मिनिमम 90% होना चाहिए। 90% से अबव हो सकता है, हो सकता है कुछ नहीं होता है, लेकिन अब कम हो गया तो उसको हम सबका सारा का सारा हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, सारे के सारे पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि 90% से कम हम शेयर्स नहीं ले सकते। ठीक है, हम उसको दोबारा से इशू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस वक्त एट टाइम जब हमारे पास आ गए हैं, जितना हमें टाइम दिया था उस टाइम पीरियड अगर हमारे पास आ गए हैं तो उसको सारा का सारा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 90% ऑफ इशूड कैपिटल यहाँ पे ले सकते हो। तो 9 लाख शेयर्स हमारे पास आ गए, ₹100 ईच। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। आपको समझ में आ गया क्या होता है, क्या होता है, इशू क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है। अब सब्सक्रिप्शन के बाद हमारे पास एप्लीकेशन आ गई। अब इसके बाद क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल। इसके बाद क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल। अब मैं आपको बताती हूँ कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है। जैसे अब ये जो 100 रुपए का शेयर है ना, एक शेयर, ठीक है, ये जो 100 रुपए का शेयर है, हम एकदम से 100 रुपया नहीं मांगते लोगों से, क्योंकि मे भी 100 रुपया किसी के पास हो सकता है, किसी के पास नहीं हो सकता। हम इस 100 रुपए को हम तोड़ तोड़ के मांगते हैं। मे भी हम पहले मांगेंगे 20 रुपए, ठीक है, हम पहले उस शेयर के ऊपर 20 रुपए मांगेंगे, फिर मांगेंगे 30 रुपए, फिर मांगेंगे 30 रुपए, फिर मांगेंगे 20 रुपए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इसकी बाइफरकेशन हो सकती है, जरूरी नहीं ऐसे हो 25 भी हो सकती हैं, 20 50 भी हो सकती हैं, लेकिन हम इसको बाइफरकेट करके मांगेंगे। ठीक है, जब हम बाइफरकेट करके मांगेंगे, ऑब्वियसली 20 रुपीज तो लोगों के पास होंगे ना देने के लिए। जिसके पास 100 नहीं है वो 20 रुपीज तो दे सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटा जो मतलब गरीब से गरीब आदमी भी उसके पॉकेट से भी हम कुछ ना कुछ पैसे निकाल सके सेविंग के तौर पर। ठीक है, तो उसके पास 20 रुपीज हो सकते हैं एक शेयर खरीदने के लिए। तो एट ए टाइम हम 100 रुपीज नहीं मांग के हम क्या करते हैं, उस 100 रुपीज को हम तोड़ तोड़ के मांगते हैं। इसका मतलब अगर मैंने 1 लाख शेयर इशू किए, 10 लाख शेयर इशू किए थे, तो 10 लाख को हम 100 रुपए एकदम से नहीं मांगेंगे। हम 10 लाख के ऊपर पहले 20 रुपए मांगेंगे, फिर 10 लाख के ऊपर 30 रुपए मांगेंगे, फिर 10 लाख के ऊपर 30 रुपए मांगेंगे, फिर 10 लाख के ऊपर 20 रुपए मांगेंगे। ऐसे तोड़ तोड़ के मांगेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट आया, जो सबसे पहले, इसको मैं बोलेंगे एप्लीकेशन टाइम पे। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट, ये हो गया हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट, इसका नाम दिया हुआ है हमने। ठीक है, देन उसके बाद जो आते हैं वो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जितना बढ़ाते जाओगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितना बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके मेरे पास 2 कॉलें थी, तो मैंने इसका नाम दिया फर्स्ट कॉल, और उसके बाद उसका नाम दिया सेकंड कॉल, और सेकंड कॉल के साथ मैं इसको फाइनल कॉल भी बोलूंगी, क्योंकि मेरा लास्ट अमाउंट है ना। इसके बाद तो 100 रुपया खत्म हो जाता है, तो जो लास्ट होगा उसको मैं सेकंड, अगर लास्ट थर्ड होता तो थर्ड एंड फाइनल कॉल लिखती, अगर मेरा लास्ट फर्स्ट होता तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखती, यहाँ मेरा सेकंड है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखूंगी मैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैंने 100 रुपए को क्या किया, तोड़ तोड़ के मांगे पैसे। ठीक है, अब मैंने तोड़ तोड़ के मांगे। अब जब सब्सक्राइब हो गए मेरे पास, तो मेरे पास क्या है, इतने पैसे मैंने मांगे हैं। अब ये क्या हो सकता है, इसका जो है मैंने वन मंथ का टाइम रखा हो सकता है, फिर 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद मेरे को फिर से जरूरत पड़ी, फिर मैंने 30 रुपीज मांगे, फिर मैंने 1 मंथ का दिया। तो इसे क्या होता है, मेरे पास क्या है, हर साल में मुझे क्या होता है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ये तो आपको पता ही, आपने 11th में क्या है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है आपको हर साल में। क्या कोई पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको क्या करनी पड़ती है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो बैलेंस शीट में क्या है, मे भी ये पैसे मैंने 2 सालों में मंगवाए हों, तो इस साल अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में मैंने इतने ही पैसे मंगवाए हैं। ये पैसे अभी तक मैंने मंगवाए नहीं है पब्लिक से, तो जितने मैंने मंगवाए हैं वो है मेरा कॉल्ड अप कैपिटल। समझ आइए, इसका मतलब अगर मैंने ये जो पैसा है मैंने इस साल इतना ही मंगाया, अभी मेरे पास तो टाइम नहीं था, मेरे को जरूरत नहीं थी, तो मैंने ये पैसा अभी तक मंगवाया नहीं है पब्लिक से, तो मैंने कितना मंगाया, 50 रुपीज मंगवाया। इसका मतलब मेरी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी, मेरी कॉल्ड अप कैपिटल जितना सब्सक्राइब है। ठीक है, तो 9 लाख के ऊपर 9 लाख @50 क्योंकि मैंने कितना मंगवाया, मैंने सिर्फ 50 मंगवाए, मैंने वो बाकी 50 नहीं मंगवाए हैं। जितना मैंने मंगवाया है, जितना मैंने कॉल अप किया है, वो मेरा आ गया कॉल्ड अप कैपिटल।
समझ में आया? तो सिंपल है, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगा? जितना मैंने मंगवाया है, सिंपल। कॉल्ड अप जितना मंगवाया है वो है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। देन उसके बाद लास्ट आ जाता है आपका पेड अप कैपिटल, ठीक है। लास्ट आ जाता है आपका पेड अप कैपिटल, ठीक है। अब पेड अप कैपिटल क्या है? नाम से पता लग रहा है, पेड अप, जितना पे हुआ है। अब क्या होता है कभी कभी कि जैसे मैंने एप्लीकेशन तो मेरे पास आ गई, फाइनल है, एप्लीकेशन के तौर पे मैं अलॉटमेंट करूंगी, किसको करनी है, किसको नहीं करनी है, किसको दे, अगर ज़्यादा आ गया होगा तो किसको करनी, किसको, वो तो मैंने डिसाइड करना ना। यहाँ पे तो 9 लाख था, तो जितना आया था मैंने सारा का सारा क्या किया, अलॉट कर दिया। अब जब मैंने अलॉट कर दिया, मे भी कुछ ऐसा हो सकता है कि मे भी 200 शेयर्स के ऊपर एक आदमी 200 शेयर्स खरीदे, अप्लाई किया था, एक आदमी ने 200 शेयर्स का, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, एक आदमी ने 200 शेयर्स अप्लाई किए थे, उसके एप्लीकेशन आई थी। तो जब मैंने अलॉटमेंट के टाइम पे उसको पैसे मांगे, तो उसके बाद जो 200 शेयर्स थे उसने पैसे नहीं दिए। उसने उस टाइम पीरियड पे जो मैंने टाइम पीरियड रखा था कि मुझे 1 मंथ के अंदर पैसे चाहिए, तो जब मैंने नोटिस दिया था तो उसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो इसका मतलब मेरे पास पैसे कितने आए? इसका मतलब मेरे पास पैसे आए, यहाँ पे लिखती हूँ, मेरे पास पैसे कितने आए? 9 लाख इंटू 50, टोटल कितना हो? 9 लाख 50 अगर मैं करूँ तो वो हो जाता है 450 लाख, हाँ 450 लाख हो जाता है। तो अगर मैं 450 लाख माइनस 200 के ऊपर, हाँ 200 के ऊपर मेरा कितना होगा? 200 के ऊपर नहीं आया, कितना नहीं आया? 30 रुपये नहीं आए, वो कितना हो गया? 2 × 3 6,000 सॉरी। तो इसमें से 450 लाख में से 6,000 माइनस कर दो तो मेरा वो कितना आ जाएगा? मैं करूँ 450 लाख, 9 लाख है ना, हाँ, तो 9 लाख इंटू 50 माइनस 6,000, तो मेरा जो कॉल्ड अप कैपिटल हुई वो 4499,400। मैं इसकी जितना नहीं है उसको माइनस कर दिया, सिंपल सी बात है। इतना तो हमारे पास पेमेंट आएगी नहीं ना, तो उसको पेड अप कर देंगे, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। जब हम करेंगे तो और सिंपल लगेगा। पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, जितना हम टोटल मैक्स टू मैक्स जितना कर सकते हैं। मे भी हम आगे जाके हम जरूरत पड़े कि हमें इससे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो उसके बाद हम फिर से मीटिंग करेंगे, फिर से ऑथराइज करेंगे, फिर इसका जो है बजट बढ़ाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन जितना एमओ में लिखा है वो हमारा फिक्स्ड है, ठीक है, तो वो हमारा फिक्स है, तो उतना ही हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद उस ऑथराइज में से हमने कितना इशू किया पब्लिक को, वो हो गया हमारा इशूड कैपिटल। फिर पब्लिक ने कितना लिया, वो अगर सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें से हमने कितने मांगे, वो अगर कॉल्ड अप कैपिटल, और फिर पब्लिक ने कितना दिया, पेड अप कैपिटल। सिंपल, हमने कितना, फिर पब्लिक, फिर हमने, फिर पब्लिक, ऐसे ऐसे करके हमारे जो है 5 टाइप से उस कैपिटल को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। और उसको भी हमने डिवाइड कर दिया कि जो 100 है उसको हम एकदम से नहीं मांगेंगे, उसको हम तोड़ के मांगेंगे, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू शेयर्स के ऊपर आपका। तो इसके जो प्रैक्टिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आई होप आपको ये ओवरव्यू वाला चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, कोई भी आपको डाउट आता है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल इसकी जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कीजिएगा, सो दैट मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपको आए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।